हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे तड़ित और भूकंप प्राकृतिक के तो भयानक रूप। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था दहन और ज्वाला तथा चीजों का जलना। अब तड़ित क्या है? जो आसमानी बिजली गिरता है उसे हम लोग तड़ित कहते हैं। किसी किसी जगह पे गाँव में ठनका भी बोला जाता है उसे। और भूकंप, जब धरती कंपन करती है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे तड़ित और भूकंप के बारे में। देखिए, आप रोज रोज की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित हैं, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। पिछले कक्षा 7 में आप लोगों ने चक्रवात, तूफान, बाढ़ इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा और बाढ़ से होने वाले नुकसानों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। संसाधनों पर पड़ने वालों प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्ति है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा। इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि तड़ित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम कर पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तड़ित हम लोग पढ़ेंगे तड़ित के बारे में। आपने पॉल, जो बिजली के खंभे होते हैं उसे, जिसमें तार लगे होते हैं, में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते हुए देखा होगा। देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि जब भी आप बिजली खंभा वगैरह में जब स्पार्किंग वगैरह होता ना है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे से सटता है तो उससे चिंगारी निकलती है। जैसे कि घर में कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते हैं और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनी है? इस तरह के अक्सर आप ठंड के मौसम में जो स्वेटर वगैरह में देखे होंगे आप, या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सटाकर देखा है? देखिए, कभी एक पेन लीजिए या प्लास्टिक का स्केल लीजिए, उसे क्या कीजिए कि कागज का टुकड़ा ले लीजिए, इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए। अब इसे क्या कीजिएगा ना, इस तरह का जो टुकड़ा है इसको क्या कीजिएगा, पेन से इस तरह से रगड़िएगा। इसको रगड़ने के बाद ना, अब जब जैसे छोटा टुकड़ा होगा उसे क्या कीजिएगा कि इस तरह से कीजिएगा। थोड़ा देर तक करना पड़ता है। आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा घर पे करने का। ये क्या होगा ना कि खुद ब खुद देखिए उठ रहा होगा शायद। तो इस तरह से इसको सटाइएगा तो सटेगा। अब प्रश्न उठता है कि कागज के छोटे टुकड़े क्यों सटे? कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर पर चिंगारियां क्यों दिखती है? तड़ित भी एक विशाल स्तर का चिंगारी है। अब इसका पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों को के कारणों को नहीं समझ पाते थे और इसे प्राकृतिक का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत हुआ करते थे। जैसे पहले के लोगों को लगता था ना कि इससे कुछ दुर्घटना घटी है, उसकी वजह से कोई नाराज है, कोई प्राकृतिक प्रकोप है, कोई भूत वगैरह, इस तरह भयभीत होते थे। हम अन्य क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे और कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिसे के कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है।
तरह नोट कीजिएगा, ये जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है उसको नोट करके आप लोग रखिएगा। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीली चालक लगाया। चालक क्या लगाया? वो चालक होता है किसी धातु का चीज, जैसे कोई चीज धातु का कील वगैरह लगाया। अब पतंग की डोर रेशम की थी, नीचे डोर में धातु की चाबी बांधी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी रेशम के धागे से संचरित होकर चाबी में आ गया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपने अंगुली ले गए, उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण होता है और वह जमीन पर भी लाई जा सकती है। परंतु आपको यह प्रयोग करा भी नहीं करना, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिससे झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग पधार। क्या हुआ था कि झटका लगाना तुमसे उनको हृदयाघात हो गया, यानी हार्ट अटैक हो गया। परंतु इस बलिदान ने तड़ित चालक कर सकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। रगड़ से आवेश, रगड़ यानी घर्षण, किसी चीज को आपस में रगड़ने से आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है उसके बाद आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए, उसे चप्पल भी पहनने रहने कहिए। आप सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। थोड़ी देर तक ऐसा करने से आप टेस्टर उसके शरीर में सटाइए, टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास लकड़ी ले जाइएगा तो नीली आवाज़ चिंगारी दिखेगी और पिट की आवाज़ होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आदेश का आपके शरीर में प्रवाह के कारण होता है। इस तरह के खेल हम लोग जब छोटे थे तो खेलते थे, लेकिन आज के ज़माना में क्या है ना कि मोबाइल हो गया, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो इस समय कोई इस तरह का खेल खेलता नहीं। पहले इस तरह के खेलने के सिवा हम लोग के पास कोई दूसरा साधन था नहीं, चाहे ये खेले, चाहे गुल्ली डंडा खेले, चाहे क्रिकेट खेलते थे। सावधानी, कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेश का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। देखिए, ज़्यादा आवेश होगा तो ज़्यादा झटका लगेगा, कम आवेश न होगा तो आपको झटका तो लगेगा लेकिन महसूस नहीं होगा। आपने कभी सोचा है कि आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोए क्यों खड़े हो जाते हैं? पुराना वाला जो टीवी है ना, इसमें एलईडी टीवी में तो उतना नहीं होता। जो पुराना वाला जो टीवी होता था ना पहले के जमाने में, तो उस पर ले जाएगा ना तो क्या ना रोना खड़ा हो जाएगा। जैसे कभी ठंड लगता है ना तो रोई कैसे आदमी को खड़ा हो जाता है, उस तरह से खड़ा हो जाता है। ये भी आवेश की वजह से होता है। अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में दी गई वस्तुओं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। उस वस्तु के नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़कर आवेशित कीजिए और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। आप इस तालिका में और भी वस्तु तथा पदार्थ ढूंढिए, जैसे वस्तु जिससे रगड़ना है, पदार्थ जिससे रगड़ना है। अब देखिए, खाली रिफिल, पॉलिथीन या ऊनी कपड़ा या तौलिए से रगड़ना है। गुब्बारा, पॉलिथीन, ऊनी कपड़ा, कपड़ा सूखे, रगड़ना है या नहीं रगड़ना है इसको। देखिए, खाली रिफिल वगैरह रगड़िएगा तो कागज को आकर्षित करेगा,
ये आवेशित है। गुब्बारा को पॉलिथीन ऊनी कपड़ा या सूखे बाल से रगड़िएगा तो ये भी आकर्षित करेगा क्योंकि ये भी आवेशित है। रबड़ को ऊन से रगड़िएगा तो ये भी आवेशित हो जाता है, ये भी आकर्षित करेगा। स्टील का चम्मच पॉलिथीन ऊनी कपड़ा ये नहीं करेगा क्योंकि आवेशित नहीं हो पाता। ये तो तालिका से खुद भर लीजिएगा आप। अब आप इस बात से उत्सुक होंगे कि सभी आवेश एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग, और इसे किस प्रकार से तालिका में अंकित कुछ वस्तुओं को दिए गए पदार्थों पर रगड़कर आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। यदि वातावरण आर्द्र हो या नम हो तो ऐसा प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आवेश क्या होता है कि नमी सोख लेता है आवेश। दो गुब्बारों को फुलाकर धागे में बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बना रखें। अब इन गुब्बारों को पॉलिथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और दोनों को छोड़ दीजिए। आप देखिए गुब्बारे एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अब प्रतिकर्षित कैसे हो रहा है तो समझिए थोड़ा। एक ही ध्यान दीजिए, जब भी दो प्लस प्लस होगा धन तो या दो ऋण होगा तब ये दोनों एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित तभी करेंगे जब इनके एक के पास धन आवेश हो, एक के पास ऋण आवेश हो। जब किसी एक के पास धन आवेश और एक के पास ऋण आवेश होगा तभी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आइए इस क्रिया को बेकार रिपीट पर दोहराएं। एक कांच की सूखी गिलास लीजिए, इसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिपीट को पॉलिथीन से रगड़कर इसमें रखिए। यहाँ रगड़ी गई रिपीट को हाथ से न छूएं। आप दूसरी रिपीट पॉलिथीन से रगड़कर उसके पास लाइए। आपने अवलोकन को नोट कीजिए, क्या रिपीट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। पुनः एक रिपीट को रगड़कर गिलास में रखिए और अब बैलून को रिपीट से अलग पदार्थ से भरिए है और वो पॉलिथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए। उसे गिलास में आवेशित रिपीट के पास ले। अब क्या है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या होता है ना कि जब दो अलग अलग पदार्थों से रगड़ा जाता है दोनों के पास अलग अलग तरह का आवेश उत्पन्न होता है। दोनों के पास अगर अलग अलग आवेश रहेगा, एक के पास धन आवेश एक के पास ऋण आवेश, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और दोनों के पास एक ही तरह का आवेश होगा तो प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे से दूर जाएगा। अब आइए तीनों क्रियाकलापों का अवलोकनों पर विचार करें। समान पदार्थ से रगड़े गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समान पदार्थ से रगड़े जाने के बाद दोनों के पास समान आवेश होगा। अब क्या, समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिपीट दूसरे रिपीट को प्रतिकर्षित। परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं। क्या अब हम क्या कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने से यह धन आवेश अर्जित करता है। आप इसकी जांच भी आगे कर पाएंगे। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4।
रिफिल को धागे में बांधकर लटका दीजिए और इसके समीप रेशमी कपड़ा से रगड़िए। रगड़ी गई कांच के छड़ रही। आप क्या पता है, रिफिल और कांच दोनों अलग अलग चीजों से रगड़ा गया है। छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। अब आप क्या कह सकते हैं, रिफिल पर धीरे आवेश है, रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश इन्हीं दोनों का समूह पर जमा रहते हैं। ये स्थिर होते हैं और स्वयं गति नहीं करते। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उनके से सटा दी जाती है तो आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। हम पिछली कक्षाओं में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए। उनसे प्रभावित होने वाले विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है परंतु अथवा वस्तु गर्म हो जाती है, वह कुछ और नहीं आवेश का प्रवाह है। अब देखेंगे आवेश का स्थानांतरण, यानी आवेश एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। उसके लिए कोई ना कोई तो माध्यम जरूर होगा। देखते हैं माध्यम। क्रियाकलाप 5 में प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए। मुंह के साइड से थोड़ा बड़ा गत्ते का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक लोहे के पेपर कील को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसा संरचना बना लीजिए। जैसे दिया हुआ है तो इस तरह से बना लीजिए। एकदम चित्र में जैसे दिखाया गया है ना पूरा उस तरीके से। इस तरह का गोल संरचना बनाए, इस तरह से। अब दूसरे सिरे में तो एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि पत्ते गत्ते के लंबवत रहे। देखिए है ना। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर पेपर क्लिप के गत्ते के ऊपर वाली छोर पर सटाइए। देखिए कि क्या एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े आप कोई प्रभाव पड़ रहा। क्या पत्ती के टुकड़े ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। अब आप रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़, रगड़ी गई बैलून आदि को क्लिप के ऊपर हिस्से से सटाकर परीक्षण कीजिए कि क्या हर स्थिति में पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है। नहीं, वो तो आवेश अगर समान आवेश होगा तो आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और असमान आवेश होगा तो आकर्षित करेगा। क्या आप कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु के आवेश सुचालक रूप से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े को आवेशित कर रहा और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। माध्यम मिल गया उसको, जो लोहे का कील था उसके जरिए। तो देखिए कोई भी चीज़ को प्रवाहित होने के लिए माध्यम बहुत जरूरी होता है। जैसे पानी है, पानी को प्रवाहित करने के लिए जमीन चाहिए या फिर पाइप के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए माध्यम रहेगा तभी जमीन प्रवाहित होगा। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहता है? विद्युतदर्शी। साथ ही हमें यह भी पता चला कि सुचालक वस्तु से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील से ऊपरी सिरा को अपने हाथों से छूइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चल गया। इसका अर्थ यह है कि पत्ती के टुकड़े आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। यह आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी पर चला जाता है। ऐसे ही आप लोग देखोगे जो मिस्त्री वगैरह रहता है बिजली वाला, वो जब बिजली का तार बढ़ता है तो चप्पल पहन के रखता है।
या फिर जूता पहने रहता है, ताकि उसमें आवेश का प्रवाहित ना हो। अगर उसमें आवेश चला जाएगा, वो आवेश से उसका क्या अर्थिंग हो जाएगा और वो धरती में चला जाएगा तो उसे करंट मार सकता है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जो भी बिजली का मिस्त्री होता है वो हाथ में दस्ताना रबड़ का और पैर में जूता पहना जाता है। जब भी चप्पल या कुछ भी पहनेगा तो सूखा हुआ पहनेगा, गीला का नहीं पहनेगा। अब तड़ित को जानते हैं। तड़ित यानी कुछ जगह पे इसको ठनका कहते हैं, कुछ जगह पे से आसमानी बिजली कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती है तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण यानी अलग अलग होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाती है और धरती के ऊपर हवा भी आवेशित हो जाता है। जब संचित आवेशों का परिमाण बहुत अत्यधिक हो जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं और यह तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसे हम तड़ित कहते हैं। आप लोग गांव में रहते होंगे, शहर वगैरह में रहते होंगे, जब बिजली गिरता है तो बहुत तेज आवाज आता है और आसपास में गिर गया तो और भी बहुत तेज आवाज आता है। इसे हम तड़ित कहते हैं। तो तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, क्या कहते हैं? तड़ित। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी पर आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। देखिए क्या होता है, संघनित जलवाष्प यहाँ से बादल में रहता है। इसको जरा नोट कीजिएगा आप लोग अपने अपने कॉपियों में। अब देखिए तड़ित से सुरक्षा। तड़ित से सुरक्षा, तड़ित झंझा लिखा हुआ झंडा उसको बोला जाता है, झंझा लिखा गया तड़ित झंडा का तूफान के समय खुला स्थान पर सुरक्षित नहीं है। जब तड़ित यानी जब ठनका गिरता है या फिर तड़ित होता है तो समय खुले स्थान पर नहीं रहे। दूसरा, किसी घर अथवा छत के अंदर ही जगह पे सुरक्षित रहे। यदि आप किसी बस या कार में यात्रा कर रहे हैं, जिसकी खिड़कियां दरवाजा भी बंद कर ले, उसके अंदर रहना ही सुरक्षित है। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे न रहे। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में है तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि खेत में है तो वहाँ कुछ वृक्ष है तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाए तो सुकून कर बैठना अच्छा है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए आप लोग अक्सर गांव में देखे होंगे कि जो पेड़ सबसे ज्यादा लंबा, ताड़ का पेड़ या खजूर का पेड़ होता है, जितना लंबा होता है उस पर तड़ित का ठनका ज्यादा गिरता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस तरह के वृक्षों के नीचे बैठिए जहाँ पे छोटे छोटे झाड़ियाँ हो। ज्यादा बड़े वृक्ष में तो क्या होगा, जब ऊपर से तड़ित या विद्युत गिरेगा, बिजली गिरेगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो कोशिश होगा कि जो माध्यम उसके लिए सबसे नजदीक पे होगा। तो पेड़ की लंबाई सबसे ज्यादा है तो ऊपर से अगर गिरेगा तो सबसे नजदीक माध्यम तो उसका पेड़ पड़ेगा और जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही ज्यादा वो नजदीक माध्यम बनेगा। तो बड़े वृक्षों से दूर रहेगा। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखें। क्या आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है, यानी तड़ित से विद्युत का प्रवाह होता है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण का प्रयोग से बचना चाहिए। उस समय टीवी, पंखा, फ्रिज वगैरह
का प्लग निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो बिजली का सप्लाई का वायर होता है उस पर तड़ित गिर जाता है या ठंडा गिर जाता है। इससे क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली एक और बहुत ज़्यादा अत्यधिक वोल्ट में करंट प्रवाहित होता है, जिससे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है। किसी भी बिजली से चलने के उपकरण का प्रयोग से हमेशा बचना चाहिए। तड़ित के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। अगर पानी में गिर जाए तो फिर करंट लग सकता है और आदमी की मौत भी हो सकती है। वातावरण शांत होने पर सुरक्षित स्थान पर आना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। तड़ित चालन अब तड़ी चालक क्या है समझिए थोड़ा सा। कहीं बड़े बड़े बिल्डिंगों में आप लोग देखे होंगे इस तरह का आकृति देखते होंगे, ऊपर में इस तरह से पाइप टाइप का रहता है और ऊपर इस तरह से बहुत सारा 5-6 रहता है। तो क्या होता है, तड़ी चालक होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो बिजली होता है ना, वो बिजली वहाँ से तार के द्वारा जमीन में कनेक्ट रहता है। और क्या होता है ना कि जैसे जमीन पे जब भी वहाँ पर तड़ित गिरता है तो यहाँ से होकर प्रवाहित होकर उसे जमीन में अन्य डाल दिया जाता है। ऊंची इमारतें, चिमनी, भवनों या अन्य बड़ी संरचनाओं में तड़ित के प्रभाव से बचने के लिए सरल एवं प्रभावी युक्तियाँ जरूर चालू। अपने आवेशों के भू संपर्क के बारे में जान लिया है, यही अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार पर 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। कुछ नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3-4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट में जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तड़ित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगी पानी के पाइप को छूना भी आपको हानिकारक पहुंचा सकता है। देखिए, जो तड़ित गिरता है तो क्या है, उस तार में चला जाता है। उस तांबे के तार से होते हुए क्या होता है, जैसे तांबे के तार पे तड़ित गिरता है, ठंडा गिरता है तो जमीन में सीधे चला जाता है। तो क्या होता है, कोई भवन या बड़े बड़े बिल्डिंग या इमारत से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाता। लेकिन जब हम उससे छुएंगे, क्या जब विद्युत प्रवाहित होगा तो वो विद्युत से हमें भी झटका लगेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट होता है, जिससे हो सकता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। भूकंप, देखिए भूकंप क्या होता है समझिए थोड़ा सा। भूकंप जब पृथ्वी के अंदर 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो धरती के अंदर हलचल पैदा होता है, जिसके कारण भूकंप आता है। अब देखिए, आपने बादलों की गड़गड़ाहट, झंझा, तड़ित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उपयुक्त परिघटनाओं मानव सभ्यता की व्यापक हानि पहुंचाती है। इनसे सबसे अतिरिक्त भी प्राकृतिक कुछ परिघटनाएं हैं। आइए इन परिघटनाओं में मौसम संबंधी कुछ भूगर्भीय परिघटनाओं को विभाजित कर एक तालिका बनाएं। देखिए, चक्रवात वर्षा से आता है, आए भूकंप है, और भूकंप से भूस्खलन होता है। इस तालिका को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उपयुक्त परिघटनाओं में कुछ मानव सभ्यता के लिए लाभकारी है तो कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीकी से विकास से हमने कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि को बचाव कर सकते हैं।
पर कुछ ऐसे प्राकृतिक परिघटना जिसकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया। इसका एक परिघटना है भूकंप। अब आप लोग जानिए, भूकंप के बारे में किसी को पहले से अनुमान होता ही नहीं है। भूकंप और त्वरित ये दो ऐसे प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में किसी को पहले से अनुमान नहीं होता। हाँ, बाढ़ या चक्रवात ये सब के बारे में हर किसी को मालूम हो जाता है, लेकिन भूकंप और त्वरित ये दोनों चीज अचानक आते हैं। देखिए चित्र में भूकंप का विनाश का चित्र। अभी तुर्की में भी बहुत बड़ा भूकंप आया था, शायद आप लोग को इसके बारे में कुछ न्यूज भी मिला होगा, और भारत ने उसकी मदद भी की थी। अपना C-70 ग्लोबल फाइटर जेट वायुसेना का विमान भी ले गया था तुर्की की मदद के लिए। में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आया भूकंप गुजरात में। आदि फोटो को जमा करने का प्रयास कीजिए और सितंबर 2011 बिहार में भूकंप आए तो आपने महसूस किया होगा। शायद आप लोग बहुत छोटे होंगे उस समय आप लोग को याद भी नहीं हुआ होगा। इसकी तीव्रता एवं केंद्र के संबंध में जानकारियाँ इकट्ठी की। भूकंप क्या होता है? इसके बारे में अभी आपको हम बताए थे, टेक्टोनिक प्लेट जब हलचल होता है तो भूकंप आता है। देखिए, भूकंप पृथ्वी के कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचती है, ऐसा क्यों? देखिए, जब भूकंप बहुत कम, उसका पैमाना बहुत कम होता है तो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन जब भूकंप का पैमाना ज़्यादा होता है, जैसे कि 8 रिएक्टर या 9 रिएक्टर तक या 7 रिएक्टर होता है, तो हमें उसका महसूस होता है, आवाज़ होता है। और 9 रिएक्टर तो बहुत खतरनाक स्तर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है। 9 रिएक्टर बहुत कम भूकंप आता है, जहाँ केंद्र होता है भूकंप वहीं पर 9 रिएक्टर। भूकंप के कारण, भूकंप के संबंध में प्राचीन काल में कई लोक कथाएं प्रचलित थे, जिसमें कोई वैज्ञानिक नहीं आधार नहीं है। इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। देखिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ऊपरी भाग भूपर पट्टी है। अब क्या होता है कि पृथ्वी के परत कई टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक परत को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गतिमान रहते हैं, जैसे गति करते रहते हैं। इनकी गति बहुत कम होती है। गति के कारण ये कभी कभी एक दूसरे के रगड़ खाते हैं अथवा एक दूसरे से टकराने के कारण भूपर पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। एक प्लेट, ये है और एक दूसरा प्लेट ये है, ये टकरा रही है। अब ये टकराएगा तो क्या होगा? एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। ये टकराएगा तो ये एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, और जब चढ़ेगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर झटका महसूस होगा और वो बहुत अधिक ऊर्जा वहाँ से पैदा होगा, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का क्षति होगा। अब दूसरा है, यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट है, एक ये और एक ये। तो क्या है, ये एक दूसरे को रगड़ के पा रही है। जहाँ रगड़ा जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत कम मात्रा में हलचल पैदा होगा, जिससे कि बहुत कम नुकसान होगा।
पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी या फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण होता है। देखिए भूकंप का और भी रीजन होता है। देखिए क्या क्या रीजन है, देखिए समझिए। जैसे कहीं कोई कुछ आज भी कुछ ऐसे देश है जो कि धरती के अंदर परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, तो इसके वजह से भी विस्फोट होता है, तो उससे भी भूकंप आता है। दूसरा, मान के चलिए कि कभी धरती पर कोई बड़ा सा उल्का पिंड टकरा है। देखिए दो गेंद आपस में अगर टकराएंगे, एक बड़ा सा वस्तु है और बड़ा सा वस्तु पर कोई छोटा सा वस्तु टकराएगा, तो क्या होगा, कंपन तो उत्पन्न होगा ना, थोड़ा मात्रा में होगा लेकिन होगा जरूर, तो इससे भी भूकंप आता है। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो एक्टिव पर घर से या मकान खरीदते या बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ऐसा विज्ञापन आपने सुना होगा, भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल किताब में दिया गया है। उस मानचित्र में से आप अपने राज्य की स्थिति का पता लगाइए। अपने राज्य में आपके जिले में स्थिति किस जोन में आता है, इसे भी पता करने की कोशिश कीजिए। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा स्थिति भूकंप जोन में आने वाला है उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में जो क्षेत्र हिमालय से सटे हुए हैं उनमें ज़्यादा भूकंप आता है। जो हिमालय की तराई में बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा ही भूकंप आता है, और जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भूकंप बहुत कम आता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर से मापने पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अब इसे आप अपने खुद भर लीजिएगा। देखिए यह है भूकंप मापने का यंत्र, इसे रिक्टर स्केल भी कहा जाता है। इसे कुछ लोग रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, लेकिन इसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैटलेट, ये ध्यान दीजिएगा, और जॉन मिल, थ्विंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वैधशाला यानी प्रयोगशाला में थ्विंग भूकंप मापी लगाया गया। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब देखिए भूकंप से बचाव। देखिए भूकंप एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोग को तो पहले पता रहता नहीं है, तो भूकंप के समय ही पता रहता तो उससे बचाव का कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा। जैसे मकान बनाते तो हम लोग भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए हम लोग। क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाले जगहों को भरकर तालाब एवं पोखरे के समीप बनने वाले घर बनाने वाले क्यों बचा जाता है? भूकंप आने के समय इन्हीं स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। देखिए अब मान के चलिए कोई तालाब है, तालाब में मिट्टी भरिएगा, तो तालाब में मिट्टी डालने के बाद क्या होता है कि उसका मिट्टी पूरी तरह से ठोस नहीं हो पाता है। उसकी मिट्टी में क्या होता है, कुछ जगहों पे खाली रहते हैं, और उन खाली जगहों पे अगर भूकंप आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो मकान बना हुआ है उनका जो नींव है गिरेगा। अगर मकान का नींव गिरेगा तो मकान गिरेगा ही गिरेगा, और मकान गिरेगा तो संपत्ति या धन के नुकसान के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति उनको भी हानि हो सकता है, उन्हें चोट लग सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। देखिए भूकंप आते समय क्या करना चाहिए, भूकंप में किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रूप में तक छिपे रहना चाहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि चीजों को रख लीजिए, जिससे
घर के कोने में खड़ा हो जाए। जैसे क्या होगा, अगर कोई भी वस्तु अगर आपने किसी पे गिरता है तो थोड़ा कम चोट लगे। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर ना गिरे। यदि आप घर से बाहर हो तो भवनों, बड़े भवनों, बिजली के खंभों या वृक्षों से दूर रहें और खुले मैदान में रहें। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेश किया जा सकता है। और देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश है, ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आपको पता है भी कि प्लस और प्लस यानी धन आवेश दो रहेगा तो आकर्षित नहीं करेगा कभी, और दो माइनस रहेगा यानी दो ऋण रहेगा तो भी आकर्षित नहीं करेगा। एक ऋण और एक धन रहेगा तभी आकर्षित करेगा। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश की गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है, यानी जिसे हाई वोल्टेज करंट, जिसे हम लोग ठंडा भी कहते हैं, या बिजली। तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। तड़ित चालक घरों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को हम भूकंप कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, कुछ सवाल है, खाली स्थान है, जिन्हें हम लोग सोल्व करते हैं। आगे हम सोल्व कर लिए हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है और विजातीय आवेश आकर्षित करती है। ध्यान दीजिएगा ये बात। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करती है या फिर विकर्षित करती है, और विजातीय आवेश आकर्षित करती है। तड़ित चालक तड़ित से भवन की सुरक्षा करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। देखिए, अब आया प्रश्न, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिप चिप की आवाज होती है, क्यों? स्वेटर तथा हमारे शरीर के रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होती है और इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश या चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है, जो हमें चुट चुट की आवाज तथा चिंगारी के रूप में मालूम पड़ता है। जब हम विद्युत धरती के ऊपरी भाग को छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। जब हम किसी विद्युत धरती को छूते हैं तो उसमें उपस्थित आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होकर चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रवाहित होकर के धरती में चली जाती है, क्योंकि हमारा शरीर क्या विद्युत का सुचालक है। अगर हमारा शरीर और जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत दर से अपना आवेश खो देता है, अगर हमारा शरीर विद्युत का कुचालक होता तो हमें करंट कभी नहीं लगता। आप देखिए, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। इस स्केल में 1 से 9 तक मापक बिंदु अंकित होता है तथा इसका खोज चार्ल्स रिक्टर ने किया था। देखिए, रिक्टर स्केल है 1 से 9 तक होता है और जब भी रिक्टर स्केल पर भूकंप का बिंदु 9 पे पहुंच जाता है भूकंप आने के बाद, तो समझिए कि भूकंप बहुत अधिक है। यहाँ भूकंप से बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाह हुआ है। अगर भूकंप का पैमाना अगर 9 हो रिक्टर स्केल पर तो बहुत ज़्यादा भूकंप
अक्सर भूकंप का पैमाना आता है 6-7 रिक्टर स्केल पे आता है। त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, त्वरित सुरक्षा। त्वरित के समय घर से बाहर न निकले, पहली चीज। त्वरित के समय यदि आप किसी वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर ही सुरक्षित रहें। त्वरित के समय टेलीफोन तथा बिजली के खंभों एवं तारों से दूरी बनाकर रहें। त्वरित के समय किसी भी तरह के विद्युत से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। भूकंप के समय यदि घर में हैं तो किसी मजबूत चौकी या पलंग के नीचे छुप जाना। भूकंप के समय घर में हैं तो खिड़की दरवाजे भारी वस्तुओं से दूरी बनाकर रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज आप पे गिर जाए। भूकंप के समय भवनों, बिजली के तारों, खंभों और वृक्षों से दूर खुले मैदान पर। ठीक है, आगे हम अगले क्लास में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कोई इसमें अगर 9th क्लास के हैं या 10th क्लास के बच्चे हैं तो हम उनके लिए भी बहुत जल्द 9th और 10th का भी साइंस का चैप्टर लाएंगे और उन्हें आप अपने प्लेलिस्टों में देख लीजिएगा। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।